नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स एग्ज़ाम गोल्ड में आपका डेली एमसीक्यू में एक बार फिर से स्वागत है। हम डेली एमसीक्यू की क्लासेस करते हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज ब्रीफली जो एमसीक्यू क्वेश्चन उसमें से पूछे जा सकते हैं उन पे ब्रीफली चर्चा करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यू ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। हमने मीनिंग कर लिया था, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कि ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। तो ऑप्शन आपके पास हैं टू डिटेक्ट ऑल फ्रॉड एंड एरर, बी ऑप्शन है टू प्रोवाइड एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी ऑप्शन है टू हेल्प मैनेजमेंट मेक डिसीजन एंड डी ऑप्शन आपके पास है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटिंग का या ऑडिट का वो क्या होता है। पहला जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है टू डिटेक्ट ऑल फ्रॉड एंड एरर, ये तो ऑप्शन नहीं होगा आपका, क्योंकि फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करना आपके ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन जो है आपके पास बी ऑप्शन टू प्रोवाइड एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है नहीं बनी है इसके ऊपर ओपिनियन देना जो है एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का। सी ऑप्शन में डिस्कस कर लेते हैं टू हेल्प मैनेजमेंट मेक डिसीजन, तो ये आपके ऑडिट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो अकाउंट्स का काम है। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है वो सही ऑप्शन है, टू प्रोवाइड एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिट का प्राथमिक उद्देश्य है। यहाँ सब ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ए ऑप्शन आपके पास है सभी धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाने के लिए, बी ऑप्शन है वित्तीय विवरणों पर एक राय प्रदान करने के लिए, सी ऑप्शन है प्रबंधन को निर्णय लेने में मदद करना, डी ऑप्शन है वित्तीय विवरण तैयार करना। तो जो बी ऑप्शन है आपका वित्तीय विवरण पर एक राय प्रदान करना, ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को कॉमर्स एग्जाम गोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जो क्वेश्चन बी आपका है सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ एन ऑडिट एम टू ऑब्टेन रीजनेबल assurance about whether of financial statement are free from material misstatement, full stop. What type of assurance does this refer to? पहला ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, बी ऑप्शन है लिमिटेड एश्योरेंस, सी ऑप्शन है रीजनेबल एश्योरेंस एंड डी ऑप्शन है आपके पास मॉडरेट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस होता है, ये भी इसमें लिमिटेड कुछ नहीं होता है, और मॉडरेट एश्योरेंस भी इसमें कोई ऑप्शन नहीं बनता है। तो जो आपका रीजनेबल एश्योरेंस है वो यहाँ ऑप्शन सी दिया हुआ है, रीजनेबल एश्योरेंस, ये राइट आंसर हो जाता है। हिंदी में यही दिया हुआ है, ऑडिट का उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना है कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त है या नहीं। यह किस प्रकार के आश्वासन को संदर्भित करता है। तो जो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है उचित आश्वासन को, ये सही ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन नहीं है या कौन सा नहीं है। तो प्रथम जो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, बी ऑप्शन आपके पास है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, सी ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड डी ऑप्शन है डिटेक्शन ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो इनमें से ऑडिटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो आपका सी ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि ऑडिटिंग है वहाँ तो एरर को डिटेक्ट करना, फ्रॉड को डिटेक्ट करना, लॉ या कंप्लायंस रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो ऑप्शन ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। मटेरियल में किसी तरह की मिस स्टेटमेंट है या आपकी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं बनी है, मटेरियल में स्टेटमेंट है उसमें बढ़ा चढ़ा करके या कम करके दिखाया गया है, तो ये तो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑडिटिंग के। पर एक जो आपका सी ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, ये ऑप्शन आपका गलत आंसर हो जाता है, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है सी ऑप्शन, ये राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है विच इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन
एक्सटर्नल ऑडिट। ऑप्शन ए है आपके पास टू प्रोवाइड टैक्स एडवाइस, बी ऑप्शन है आपके टू गिव एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी ऑप्शन है आपके पास टू असिस्ट प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डी ऑप्शन है टू हेल्प इन द इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। हिंदी में यही आपके पास दिया हुआ है, बाहरी ऑडिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? कर संबंधी सलाह प्रदान करना, बी ऑप्शन है वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र राय देना, सी ऑप्शन है आपके पास वित्तीय विवरण तैयार करने में सहायता प्रदान करना एंड डी ऑप्शन है आपके पास आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया में सहायता करना। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है ये टू प्रोवाइड टैक्स एडवाइस, तो एक्सटर्नल ऑडिट इस तरह के कोई टैक्स एडवाइस नहीं देता है। सी ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, ये भी गलत है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अकाउंटेंट का काम होता है, अकाउंट क्लरिकल डिपार्टमेंट का काम होता है। डी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है टू हेल्प इन इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस, ये भी आपका गलत आंसर हो जाता है, क्योंकि ये इंटरनल ऑडिट का काम हो सकता है या इंटरनल मैनेजमेंट या कंट्रोल का काम हो सकता है, पर ये ऑडिट का एक्सटर्नल ऑडिट का काम नहीं है। एक्सटर्नल ऑडिट का जो काम है टू गिव एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी भी जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है जो एक्सटर्नली आता है, कंपनी के अंदर का एम्प्लॉयज नहीं होता है, उसका काम होता है वित्त विवरणों पर स्वतंत्र राय प्रदान करना। ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास स्क्रीन में है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट of financial statement is to enable the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with an applicable financial reporting framework. Full stop. This objective is related to, तो यहाँ पर आपका जो हिंदी में इसके क्वेश्चन का मतलब है वित्तीय विवरणों के ऑडिट का उद्देश्य ऑडिटर को इस पर राय व्यक्त करने में सक्षम बनाना है कि क्या वित्तीय विवरण लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार सभी भौतिक मामलों में तैयार किए गए हैं या उद्देश्य निम्नलिखित में से संबंधित है। तो जो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, एश्योरेंस अबाउट कंप्लायंस, बी ऑप्शन है आपके पास ट्रू एंड फेयर व्यू, सी ऑप्शन है फाइनेंशियल हेल्थ एनालिसिस एंड डी ऑप्शन है मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। तो जो आपका एश्योरेंस अबाउट कंप्लायंस के बारे में यहाँ पे किसी तरह की कोई भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं दी हुई है। फाइनेंशियल हेल्थ एनालिसिस ये भी ऑडिट का काम नहीं होता है। मैनेजमेंट इंटीग्रिटी के बारे में भी ऑडिट का कोई काम नहीं रहता है। तो यहाँ पे उसका काम क्या रहता है? ट्रू एंड फेयर व्यू या ओपिनियन उसके ऊपर देना। ये ऑब्जेक्टिव रिलेट करता है इस जो आपकी स्टेटमेंट है इसके बारे में। हिंदी में भी इसके दिए हुए हैं कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अनुपालन के बारे में आश्वासन, सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण, वित्तीय स्वास्थ्य विश्लेषण एंड डी ऑप्शन आपके पास है प्रबंधन की सत्यनिष्ठा। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण। 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन इंश्योरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल्ड विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ए ऑप्शन है सब्सटेंटिव टेस्टिंग, बी ऑप्शन है कंप्लायंस ऑडिटिंग, सी ऑप्शन है ऑपरेशनल ऑडिटिंग एंड डी ऑप्शन है इंटरनल ऑडिटिंग। हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ये सुनिश्चित करने पर केंद्रित करता है कि वित्तीय विवरण वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। तो जो आपका ऑप्शन बी है कंप्लायंस ऑडिटिंग, ये आपका सही आंसर है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सब्सटेंस टेस्टिंग या ठोस परीक्षण, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। परिचालन लेखा परीक्षा या ऑपरेशनल ऑडिट, वो तो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट का काम है कि ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है, उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व में किस ऐसा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट करनी है कि नहीं करनी, ये ऑडिटिंग का काम नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम होता है। और जो आपका थर्ड आंसर है इंटरनल ऑडिटिंग, ये भी इसका काम नहीं होता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर है अनुपालन लेखा परीक्षा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लायंस की बात की हुई है
कि आपने कौन सी जो आपके स्टेटरी रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल किया है कि नहीं किया, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है कि नहीं करवाई, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाई है कि नहीं करवाई है। डिफरेंट जो आपकी कंप्लाइंस अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया है कि नहीं किया, ये आपका आंसर नंबर बी में आता है जो सूट करता है। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। 7th क्वेश्चन है, ऑडिटर प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस बाय reducing audit risk to an acceptability low level. Now, what is audit risk? A ऑप्शन है आपके पास, the risk that an auditor may give an appropriate opinion. B ऑप्शन है आपके पास, the risk of company going bankrupt. C ऑप्शन है, the risk of company not following statutory requirement. D ऑप्शन है, द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड। तो आपका जो ऑप्शन, हिंदी में भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑडिट जोखिम को स्वीकार्य रूप से निम्न स्तर तक कम करके उचित आश्वासन प्रदान करता है। ऑडिट जोखिम क्या है? तो ये जो ऑडिट जोखिम है, ये जोखिम की एक ऑडिटर अनुचित राय दे सकता है। तो ऑडिट का जो रिस्क होता है कि ऑडिटर ने अपनी जो राय दी है या जिस तरह की उसने कोई अप्रोप्रिएट ओपिनियन रखा है वो सही है दिया है कि नहीं दिया, ये रिस्क रिलेट करता है आपके ऑडिट रिस्क के साथ। बाकी जो ये कंपनी गोइंग बैंकरप्ट, ये इससे रिलेट नहीं करता है। कंपनी नॉट फॉलोइंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये भी इसमें जो है आपका इन्वॉल्व नहीं करता है। और जो आपका रिस्क ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड है वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करता है। जो ऑडिट रिस्क है वो रिलेट करता है आपका रिस्क दैट एन ऑडिटर में गिव एन अप्रोप्रिएट ओपिनियन, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाता है। हिंदी में भी ये जोखिम का एक ऑडिटर अनुचित राय दे सकता है, ये एक आपका क्या होता है, ऑडिट रिस्क का पार्ट बनता है। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट? निम्नलिखित में से किसे ऑडिट की अंतर्निहित सीमा माना जा सकता है या जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास, ऑडिटर रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल। बी ऑप्शन है, द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सी ऑप्शन है, टाइम कंस्ट्रेंट। एंड डी ऑप्शन है आपके पास, ऑल ऑफ द अबोव। हिंदी में इसके जो ऑप्शन है, आंतरिक नियंत्रण पर लेखा परीक्षक की निर्भरता। बी ऑप्शन है, लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति। सी ऑप्शन है, समय की कमी। तो ये जो आपके पास ऑडिट की जो सीमाएं होती हैं वो इन तीनों ऑप्शन को जो है फुलफिल करती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है? इससे पहले हमने ऑडिट का ऑब्जेक्टिव पूछा था कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब ये क्वेश्चन है आपके पास इंटरनल ऑडिट का। तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना इंटरनल ऑडिट का काम नहीं होता है। टू प्रोवाइड एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होता है। ओपिनियन देना एक्सटर्नल ऑडिट का काम है या ऑडिटर का काम होता है। सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, टू इवेलुएट एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल एंड गवर्नेंस प्रोसेस। तो ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। एंड डी ऑप्शन में, टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। ये टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर इसलिए नहीं आता है क्योंकि अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड या एरर करना जानबूझ करके कोई फ्रॉड करना चाहती है तो इसको डिटेक्ट करना आपके इंटरनल ऑडिट का काम नहीं होता है। तो जो आपका इंटरनल ऑडिट का काम होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, टू इवेलुएट एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल एंड गवर्नेंस प्रोसेसेस। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और सुधार करना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और सुधार करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 10th क्वेश्चन। ये आपके लिए सिर्फ इसके लिए दिया हुआ है कि आप इसमें से क्या सही आंसर निकाल पाते हैं, ट्रू या फिर और फॉल्स, आपने इसमें से देखना है।
क्वेश्चन है आपका, द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। इसमें से ये ट्रू है या फॉल्स है? धोखाधड़ी और त्रुटि का पता लगाना ऑडिट का दूसरा उद्देश्य है, ये सही है या गलत है? तो ये जो आपका आंसर है ये ट्रू, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करना ये सेकंड ऑप्शन हो जाता है या सेकंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए आपका सही है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कॉमर्स एग्जाम गोल्ड को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।